जरा सोचिए, आपके पास सब कुछ है, नॉलेज भी, गोल्स भी, टाइम भी, फिर भी आप वही काम नहीं कर पा रहे जो आपके फ्यूचर को बदल सकता है। अब सवाल ये नहीं है कि आप में दम है या नहीं, सवाल ये है कि आपके दिमाग को किस तरह की ट्रेनिंग मिली है। आज हम किसी मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे साइंस की, उस साइंस की जो तय करती है कि आप स्क्रॉल करेंगे या फोकस करेंगे, आप टालेंगे या एक्शन लेंगे। अगर आपने कभी खुद से कहा है कल से पक्का सीरियस हो जाऊंगा और कल फिर वही रिपीट हुआ, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है, क्योंकि यहां गिल्ट नहीं, क्लैरिटी मिलेगी, और क्लैरिटी के साथ कंट्रोल भी। आज अगर आप ध्यान से अपने दिन को देखें तो एक बात बहुत साफ दिखेगी, आप थके हुए नहीं हैं, फिर भी काम करने का मन नहीं करता। आपके पास समय है, फिर भी जरूरी काम टलते रहते हैं। और सबसे अजीब बात, आपको खुद समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। हम सोचते हैं कि शायद हम लेजी हो गए हैं, डिसिप्लिन की कमी है या विल पावर कमजोर है। लेकिन सच्चाई यह है कि फोकस अपने आप नहीं टूटता, फोकस को धीरे धीरे चुपचाप सिस्टमैटिक तरीके से छीना जाता है। आज का इंसान फोकस खो नहीं रहा, आज का इंसान फोकस डोनेट कर रहा है, हर नोटिफिकेशन को, हर शॉर्ट वीडियो को, हर इंस्टेंट प्लेजर को। आप सुबह उठते हैं, मोबाइल देखते हैं, एक रील, फिर दूसरी, फिर तीसरी। दिमाग को बिना किसी मेहनत के स्टिम्युलेशन मिल जाता है। अब सोचिए, जब दिमाग को 10 सेकंड में एक्साइटमेंट मिल जाए तो वो 30 मिनट की मेहनत क्यों चुनेगा। यहीं पर ब्रेन केमिस्ट्री काम करना शुरू करती है। हमारा दिमाग रिवॉर्ड के लिए बना है, लेकिन दिमाग रिवॉर्ड को मेहनत से जोड़कर पहचानता है। समस्या तब आती है जब रिवॉर्ड पहले मिलने लगे। आज रिवॉर्ड पहले मिल रहा है, स्क्रॉल करने पर, लाइक मिलने पर, मैसेज आने पर, और बिना कुछ अचीव किए। धीरे धीरे दिमाग ये सीख लेता है कि मेहनत की जरूरत ही नहीं है। और फिर जब आप पढ़ने बैठते हैं, काम शुरू करते हैं या किसी गोल की तरफ बढ़ते हैं, दिमाग सिग्नल देता है, ये बोरिंग है, छोड़ दो। ये आपकी गलती नहीं है, ये ट्रेनिंग का रिजल्ट है। जैसे जिम में गलत एक्सरसाइज करने से मसल कमजोर हो जाती है, वैसे ही गलत स्टिम्युलेशन से फोकस मसल कमजोर हो जाती है। एक सिंपल एग्जांपल समझिए, अगर कोई इंसान रोज मीठा खाए तो कुछ समय बाद फल भी फीका लगने लगता है। फल बदला नहीं है, टेस्ट परसेप्शन बिगड़ा है। ठीक यही चीज फोकस के साथ हो रही है। डीप वर्क, पढ़ाई, लर्निंग, ग्रोथ, ये सब इनहेरेंटली बोरिंग नहीं है, लेकिन जब दिमाग को हर समय हाई लेवल डोपामीन मिलता है तो नॉर्मल चीजें डल लगने लगती हैं, और यहीं से गिल्ट शुरू होता है। आप खुद से कहते हैं मुझ में कुछ कमी है, मैं सीरियस नहीं हूं, दूसरे लोग कर लेते हैं, मैं क्यों नहीं। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि आज का एनवायरनमेंट फोकस के खिलाफ डिजाइन किया गया है। हर ऐप आपका ध्यान चाहता है, हर प्लेटफॉर्म आपको रोक कर रखना चाहता है, क्योंकि आपका ध्यान ही करेंसी है। और जब ध्यान बिखरता है तो लाइफ भी बिखरने लगती है। आप फिजिकली प्रेजेंट होते हैं लेकिन मेंटली कहीं और। काम करते समय फोन याद आता है, फोन देखते समय गिल्ट आता है, और गिल्ट के बाद फिर डिस्ट्रैक्शन। ये एक लूप है, और इस लूप को तोड़ने के लिए मोटिवेशन नहीं, समझ चाहिए। इस चैप्टर का सबसे जरूरी पॉइंट यही है, आप फोकस खो चुके इंसान नहीं है, आप ओवर स्टिम्युलेटेड इंसान है। और ओवर स्टिम्युलेशन का इलाज पनिशमेंट नहीं, रीसेट है। लेकिन रीसेट शुरू करने से पहले आपको यह मानना पड़ेगा कि प्रॉब्लम रियल है और साइंटिफिक है। जब तक आप खुद को दोष देते रहेंगे तब तक सोल्यूशन काम नहीं करेगा। ये चैप्टर आपको ब्लेम से बाहर निकालता है और अवेयरनेस में लाता है, क्योंकि अवेयरनेस के बिना कोई भी चेंज परमानेंट नहीं होता। यहीं से डोपामिन डिटॉक्स की असली यात्रा शुरू होती है, बिना फोर्स के, बिना गिल्ट के, सिर्फ क्लैरिटी के साथ। अब जरूरत है एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ने की। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डोपामिन मतलब खुशी, लेकिन डोपामिन खुशी नहीं है, डोपामिन चाह है। ये आपको ये फील नहीं कराता कि आप खुश हैं, ये आपको ये फील कराता है कि आपको कुछ चाहिए। जब डोपामिन रिलीज होता है तो दिमाग कहता है ये दोबारा चाहिए। यही वजह है कि एक रील देखने के बाद दूसरी देखने का मन करता है। यही वजह है कि एक नोटिफिकेशन काफी नहीं होता, और यही वजह है कि शुरुआत में जो चीज एक्साइटिंग लगती है, कुछ समय बाद उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। ये डोपामिन का नेचर है। डोपामिन रिवॉर्ड नहीं देता, डोपामिन रिवॉर्ड की तलाश करवाता है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए, डोपामिन दो तरह से रिलीज होता है। पहला, जब आप किसी चीज की उम्मीद करते हैं, दूसरा, जब आप उसे पाते हैं। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में प्रॉब्लम यह है कि हम एक्सपेक्टेशन फेज को बार बार ट्रिगर कर रहे हैं, बिना असली रिवॉर्ड कमाए। स्क्रॉल करना, रिफ्रेश करना, चेक करना, ये सब एक्सपेक्टेशन को बार बार जगाते हैं, और हर बार दिमाग को एक छोटा सा डोपामिन स्पाइक मिलता है। अब सोचिए, अगर दिमाग को दिन भर छोटे छोटे स्पाइक्स मिलते रहें तो बेसलाइन डोपामिन लेवल का क्या होगा? बेसलाइन गिरने लगता है, और जब बेसलाइन गिरता है तो आपको वही चीज अच्छा महसूस कराने के लिए ज्यादा स्टिम्युलेशन चाहिए। यही रीजन है कि जो कंटेंट पहले 5 मिनट में मजा देता था, अब वही मजा 30 सेकंड में खत्म हो जाता है। ये एडिक्शन नहीं, ये न्यूरो एडेप्टेशन है। दिमाग खुद को एडजस्ट करता है, लेकिन एडजस्टमेंट की कीमत फोकस चुकाता है। अब एक और पॉइंट समझिए, जब डोपामिन लगातार हाई रहता है तो दिमाग पेन और एफर्ट से दूर भागने लगता है, क्योंकि एफर्ट में इमीडिएट डोपामिन नहीं मिलता। पढ़ाई, वर्क, एक्सरसाइज, स्किल बिल्डिंग, इन सब में डोपामिन लेट आता है, और दिमाग लेट रिवॉर्ड पसंद नहीं करता अगर उसे अर्ली रिवॉर्ड की आदत लग चुकी हो। इसलिए प्रोक्रेस्टिनेशन होता है।
आप काम टालते हैं क्योंकि आप बेकार हैं, ये सच नहीं है। आप काम टालते हैं क्योंकि दिमाग शॉर्ट टर्म डोपामीन को लॉन्ग टर्म बेनिफिट से ज्यादा वैल्यू देने लगा है। ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है, कैरेक्टर फ्लॉ नहीं। अब एक सिंपल एग्जांपल समझिए। अगर कोई इंसान रोज तेज म्यूजिक सुने तो नॉर्मल आवाज डल लगने लगती है। आवाज नहीं बदली, सेंसिटिविटी बदल गई। ठीक वैसे ही डोपामीन सेंसिटिविटी बदल जाती है। जब सेंसिटिविटी कम हो जाती है तो छोटी प्रोग्रेस भी मीनिंगफुल नहीं लगती। आप बहुत कुछ कर रहे होते हैं, फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। और फिर लोग कहते हैं मुझे मोटिवेशन नहीं आती। असल में मोटिवेशन आती है लेकिन टिकती नहीं, क्योंकि डोपामीन स्पाइक के बाद डोपामीन क्रैश आता है, हाई के बाद लो, और उस लो में काम करना बहुत मुश्किल लगता है। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है, आपका दिमाग खराब नहीं हुआ है, वो बस ओवर ट्रेन हो गया है गलत स्टिमुलाई से। और अच्छी बात यह है कि जो चीज ट्रेन हो सकती है वो रीट्रेन भी हो सकती है। लेकिन रीट्रेनिंग तभी पॉसिबल है जब आप डोपामीन को दुश्मन नहीं, एक टूल की तरह समझें। डोपामीन को खत्म नहीं करना है, डोपामीन को रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि सही डायरेक्शन में डोपामीन आपको अनस्टॉपेबल बना सकता है और गलत डायरेक्शन में आपको स्टक। ये समझना ही डोपामीन डिटॉक्स का फाउंडेशन है। अब तक एक बात साफ हो चुकी है, डोपामीन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है डोपामीन का गलत इस्तेमाल। यहीं पर एक सवाल नेचुरली उठता है, अगर डोपामीन इतना पावरफुल है तो फिर डोपामीन रीसेट या डिटॉक्स की जरूरत क्यों पड़ती है? इसका जवाब बहुत सिंपल है। जब कोई सिस्टम बैलेंस से बाहर चला जाता है तो उसे रीसेट की जरूरत होती है, ना कि उसे तोड़ने की। डोपामीन डिटॉक्स का मतलब ये नहीं है कि आप खुशी छोड़ दें या जिंदगी को बोरिंग बना लें। डिटॉक्स का मतलब है दिमाग को दोबारा नॉर्मल रिवॉर्ड्स के लिए सेंसिटिव बनाना। आज ज्यादातर लोग एक अजीब सिचुएशन में जी रहे हैं। उन्हें बहुत स्टिमुलेशन मिल रहा है लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। दिन भर कंटेंट है लेकिन कंटेंटमेंट नहीं है, और यही इंबैलेंस धीरे धीरे विल पावर को खा जाता है। जब डोपामीन बेसलाइन नीचे चला जाता है तो दिमाग हर काम से पहले सवाल करता है, इसमें मुझे अभी क्या मिलेगा? अगर जवाब तुरंत नहीं मिलता तो दिमाग पीछे हट जाता है। यही वजह है कि आप जानते हैं क्या करना चाहिए फिर भी करते नहीं। नॉलेज प्रॉब्लम नहीं है, एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम है, और एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम डोपामीन इंबैलेंस से पैदा होती है। अब यहां एक और जरूरी बात समझिए, विल पावर कोई मैजिकल शक्ति नहीं है। विल पावर असल में दिमाग की एबिलिटी है डिलेड रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करने की। लेकिन जब दिमाग इमीडिएट रिवॉर्ड का आदी हो जाए तो डिलेड रिवॉर्ड उसे पनिशमेंट जैसा लगता है। इस पॉइंट पर डोपामीन रीसेट जरूरी हो जाता है। रीसेट इसलिए नहीं कि आप वीक हैं, रीसेट इसलिए कि आपका ब्रेन कॉन्स्टेंटली ओवरलोडेड मोड में चल रहा है। एक एग्जाम्पल से समझिए, अगर कोई मशीन 24 घंटे हाई स्पीड पर चले तो उसे ब्रेक चाहिए, वरना एफिशिएंसी गिर जाती है। ठीक वैसे ही अगर दिमाग हर समय हाई स्टिमुलेशन में रहे तो उसकी नेचुरल मोटिवेशन सिस्टम थक जाती है। डोपामीन रीसेट उस फटीग को हील करता है। रीसेट के दौरान शुरुआत में डिस्कंफर्ट होता है, बोर्डम आता है, रेस्टलेसनेस आती है, लेकिन ये सिम्टम्स प्रॉब्लम नहीं है, ये साइंस हैं कि ब्रेन धीरे धीरे बैलेंस में लौट रहा है। यही वो फेज है जहां ज्यादातर लोग गलत समझ लेते हैं और वापस ओल्ड हैबिट्स में चले जाते हैं। लेकिन अगर आप इस फेज को समझ लें तो यही डिस्कंफर्ट आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है, क्योंकि इसी स्टेज पर सिंपल चीजें दोबारा मीनिंगफुल लगने लगती हैं। थोड़ा सा काम करने पर सेटिस्फैक्शन, थोड़ी प्रोग्रेस पर खुशी, और बिना डिस्ट्रैक्शन के बैठने की एबिलिटी, ये सब धीरे धीरे वापस आता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा टेक अवे ये है, डिसिप्लिन बाहर से नहीं आता, डिसिप्लिन इमर्ज होता है जब डोपामीन सिस्टम स्टेबल होता है। जब डोपामीन रीसेट होता है तो मोटिवेशन को पुश नहीं करना पड़ता, वो नेचुरली पुल करती है। आपको खुद को जबरदस्ती बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको बस एनवायरनमेंट और हैबिट्स को ब्रेन फ्रेंडली बनाना होता है। डोपामीन रीसेट इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये आपको इंसान से रोबोट नहीं, रोबोट से इंसान बनाता है। जहां आप काम डर से नहीं, क्लैरिटी से करते हैं, जहां एफर्ट स्ट्रगल नहीं लगता बल्कि प्रोग्रेस का हिस्सा लगता है। यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अब तक आप ये समझ चुके हैं कि डोपामीन रीसेट कोई इमोशन बेस्ड फैसला नहीं है, ये एक सिस्टम बेस्ड प्रोसेस है, और हर सिस्टम कुछ बेसिक रूल्स पर चलता है। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती लोग यहां करते हैं कि वे एक्सट्रीम चले जाते हैं। एक दिन में सब कुछ बंद करने की कोशिश करते हैं, मोबाइल, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, सब। लेकिन एक्सट्रीम कंट्रोल शॉर्ट टर्म होता है, ब्रेन रिबेलियन शुरू कर देता है। इसलिए डोपामीन डिटॉक्स का पहला रूल है पहचान, भागना नहीं। आपको यह जानना है कि कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा डोपामीन स्पाइक देती है। हर चीज प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम वही है जो आपको कंट्रोल से बाहर ले जाए। किसी के लिए रील्स हैं, किसी के लिए गेमिंग, किसी के लिए लगातार मैसेजिंग। जब तक आप ट्रिगर को पहचानेंगे नहीं, तब तक आप उसे मैनेज नहीं कर सकते। यह रूल सेल्फ ऑनेस्टी सिखाता है, सेल्फ पनिशमेंट नहीं। दूसरा रूल और भी ज्यादा जरूरी है, कम करना है, खत्म नहीं। ब्रेन सडन लॉस को थ्रेट मानता है। जब आप अचानक प्लेजर छीन लेते हैं तो ब्रेन स्ट्रेस हार्मोन बढ़ा देता है। इसलिए डिटॉक्स का मतलब जीरो स्टिमुलेशन नहीं, डिटॉक्स का मतलब कंट्रोल्ड स्टिमुलेशन है। एक सिंपल तरीका है टाइम विंडो बनाना। आप डिसाइड करते हैं कि डोपामीन हैवी एक्टिविटीज कब होंगी और कब नहीं होंगी। जब ब्रेन को सर्टेनिटी मिलती है तो क्रेविंग्स अपने आप कम हो जाती है। याद रखिए, डिसिप्लिन तब काम करता है जब ब्रेन को सेफ्टी महसूस हो। तीसरा रूल है खाली जगह मत छोड़ो। जब आप हाई डोपामीन एक्टिविटी हटाते हैं तो उस जगह को भरना जरूरी है, वरना ब्रेन वापस वही पुरानी चीज ढूंढेगा। लो डोपामीन एक्टिविटीज बोरिंग लगती हैं, लेकिन वही हीलिंग करती हैं। वॉक करना, रीडिंग, राइटिंग, डीप थिंकिंग, एक्सरसाइज, साइलेंस में बैठना,
शुरुआत में ये सब भारी लगेंगी, लेकिन यही वो एक्टिविटीज हैं जो डोपामीन सेंसिटिविटी वापस लाती हैं। ये रूल सिखाता है कि आप ब्रेन से फाइट नहीं करते, आप उसे रीडायरेक्ट करते हैं। एक बात यहां बहुत क्लियर समझनी जरूरी है, डोपामीन डिटॉक्स का गोल खुशी को मारना नहीं है, गोल है खुशी को अर्नेबल बनाना। जब खुशी फ्री में मिलती है तो उसकी वैल्यू गिर जाती है, लेकिन जब खुशी एफर्ट के बाद आती है तो वही खुशी कॉन्फिडेंस बन जाती है। इस चैप्टर में आप ये भी सीखते हैं कि डिटॉक्स टेम्पररी होता है, लेकिन उसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म होता है। ये कोई लाइफ लॉन्ग रिस्ट्रिक्शन नहीं, ये एक रिकैलिब्रेशन है। जब आप इन 3 रूल्स को समझकर अप्लाई करते हैं तो आपको खुद पर कंट्रोल फील होने लगता है, और कंट्रोल का ये फीलिंग ही रियल मोटिवेशन की शुरुआत है, क्योंकि असली ताकत खुद को रोकने में नहीं, खुद को सही डायरेक्शन में ले जाने में होती है। अब बात थियरी की नहीं, अब बात एक्शन की है। डोपामिन रीसेट तब काम करता है जब उसे स्ट्रक्चर में किया जाए, इमोशन में नहीं। इसीलिए 7 दिन का रीसेट प्लान बनाया जाता है ताकि ब्रेन को शॉक ना लगे, लेकिन मैसेज क्लियर मिल जाए। पहला दिन अवेयरनेस का होता है। इस दिन कुछ बदलना नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। आप नोटिस करते हैं कि आप कब फोन उठाते हैं, किस मूड में डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं, और बोर्डम आते ही क्या करते हैं। यह दिन आपको यह दिखाता है कि प्रॉब्लम हैबिट नहीं, ऑटोमेटिक रिएक्शन है। जब रिएक्शन कॉन्शियस हो जाती है तो चेंज पॉसिबल हो जाता है। दूसरा दिन एनवायरनमेंट साफ करने का होता है। आप विल पावर से नहीं, सेटअप से काम लेते हैं। अननेसेसरी एप्स हटाए जाते हैं, नोटिफिकेशंस बंद की जाती हैं, और फोन को रीच से बाहर रखा जाता है जब फोकस चाहिए। यह दिन सिखाता है कि आपको स्ट्रांग बनने की नहीं, स्मार्ट बनने की जरूरत है। तीसरा दिन सबसे अनकंफर्टेबल होता है। इस दिन बोर्डम सामने आता है। जब स्टिमुलेशन कम होती है तो दिमाग रेस्टलेस हो जाता है। यही वो स्टेज है जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन ये डिस्कंफर्ट प्रॉब्लम नहीं है, ये सिग्नल है कि डोपामिन सिस्टम रिकैलिब्रेट होना शुरू हो गया है। इस दिन का काम है बोर्डम को एस्केप नहीं, एक्सपीरियंस करना, क्योंकि बोर्डम ही वो डोरवे है जिसके बाद डीप फोकस पॉसिबल होता है। चौथा दिन फोकस मसल को एक्टिवेट करने का होता है। इस दिन आप शॉर्ट फोकस सेशंस शुरू करते हैं, 20-30 मिनट का डीप वर्क, फिर ब्रेक। गोल परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी है। ब्रेन को यह याद दिलाया जाता है कि एफर्ट भी रिवॉर्ड दे सकता है। पांचवा दिन आइडेंटिटी शिफ्ट का होता है। आप खुद को ऐसा इंसान मानना शुरू करते हैं जो कंट्रोल में है। छोटे प्रोमिसेस किए जाते हैं और उन्हें पूरा किया जाता है। हर पूरा किया गया छोटा काम डोपामिन को हेल्दी तरीके से रिलीज करता है। यहीं से कॉन्फिडेंस बनना शुरू होता है। छठा दिन डिलेड ग्रेटिफिकेशन को ट्रेन करता है। आप कॉन्शियसली प्लेजर को डिले करते हैं, पहले काम फिर रिवॉर्ड। ये दिन ब्रेन को सिखाता है कि सुख का सही रास्ता क्या है, और जब ब्रेन ये सीख लेता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है। सातवां दिन रिफ्लेक्शन का होता है। आप पीछे देखते हैं और नोटिस करते हैं कि आपका रिएक्शन बदल चुका है। डिस्ट्रैक्शन अब उतना पावरफुल नहीं लगता, फोकस थोड़ा आसान लगने लगता है। यही प्रूफ है कि चेंज पॉसिबल है। इस पूरे प्लान में एक बात कॉमन है, आप खुद से लड़ नहीं रहे, आप खुद को ट्रेन कर रहे हैं। और ट्रेनिंग में पेशेंस लगता है, प्रेशर नहीं। ये 7 दिन का रीसेट कोई मैजिक नहीं, लेकिन ये फाउंडेशन जरूर है। फाउंडेशन जिस पर स्ट्रॉन्ग विल पावर और क्लियर फोकस नेचुरली बिल्ड होते हैं। अक्सर लोग कहते हैं मेरी विल पावर कमजोर है, लेकिन सच ये है कि विल पावर कमजोर नहीं होती, मिसयूज्ड होती है। विल पावर अनलिमिटेड रिसोर्स नहीं है, ये एनर्जी की तरह है, दिन भर में खर्च होती है और सही जगह इस्तेमाल करने पर ही बढ़ती है। इसीलिए साइंस विल पावर को इमोशन नहीं, सिस्टम मानती है। पहली टेक्निक है एनवायरनमेंट डिजाइन। आप जितना सोचते हैं कि डिसीजन आप लेते हैं, असल में उतना एनवायरनमेंट आपके लिए डिसाइड करता है। अगर डिस्ट्रैक्शन आंखों के सामने है तो विल पावर हार जाएगी। इसीलिए स्ट्रांग इंसान वो नहीं है जो टेम्पटेशन के सामने कंट्रोल करे। स्ट्रांग इंसान वो है जो टेम्पटेशन को सामने आने ही ना दे। फोन को दूर रखना, वर्क स्पेस क्लीन रखना, अननेसेसरी ट्रिगर्स हटाना, ये सब विल पावर बचाने के तरीके हैं। दूसरी टेक्निक है टाइनी कमिटमेंट्स। ब्रेन बड़े गोल्स से डरता है, लेकिन छोटे प्रॉमिसेस को आसानी से एक्सेप्ट करता है। जब आप खुद से कहते हैं सिर्फ 10 मिनट काम करूंगा, तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है और ज्यादातर समय 10 मिनट 30 बन जाते हैं। यह टेक्निक विल पावर को प्रेशर नहीं देती, कॉन्फिडेंस देती है। हर पूरा किया गया छोटा टास्क ब्रेन को सिग्नल देता है मैं भरोसेमंद हूं। यही सेल्फ ट्रस्ट विल पावर को मजबूत करता है। तीसरी टेक्निक है रिवॉर्ड टाइमिंग। प्रॉब्लम रिवॉर्ड में नहीं, रिवॉर्ड के टाइमिंग में होती है। अगर रिवॉर्ड पहले मिलता है तो एफर्ट गिर जाता है, अगर रिवॉर्ड बाद में मिलता है तो एफर्ट मीनिंगफुल बनता है। इसीलिए साइंस कहती है पहले डिस्कंफर्ट फिर कंफर्ट। आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि काम पूरा होने के बाद ही डोपामिन हेवी एक्टिविटी मिलेगी। इससे ब्रेन एफर्ट को एनिमी नहीं, पाथवे समझने लगता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां समझिए, विल पावर तब स्ट्रॉन्गेस्ट होती है जब आपको खुद पर कंट्रोल फील होता है। कंट्रोल गिल्ट से नहीं आता, कंट्रोल स्ट्रक्चर से आता है। आप जितना सिस्टम बनाते जाते हैं उतना विल पावर ऑटोमेटिक हो जाती है। और यही रीजन है कि हाई परफॉर्मर्स मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करते, वे एनवायरनमेंट, हैबिट्स और रूल्स पर डिपेंड करते हैं। इस चैप्टर का कोर ट्रूथ यही है, आपको सुपर हीरो बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपनी विल पावर को साइंटिफिक तरीके से यूज करना है। जब विल पावर सही जगह लगती है तो प्रोक्रेस्टिनेशन कमजोर पड़ जाती है और फोकस नेचुरल बन जाता है। प्रोक्रेस्टिनेशन को ज्यादातर लोग आलस समझते हैं, लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन आलस नहीं है, ये ब्रेन की प्रोटेक्टिव स्ट्रैटेजी है। जब दिमाग को किसी काम से पेन, बोर्डम या अनसर्टेनिटी का अंदाजा होता है तो वो आपको उस काम से दूर रखने की कोशिश करता है। डिले करना, अवॉइड करना, बहाने ढूंढना,
ये सब ब्रेन के सेफ्टी मैकेनिज्म्स हैं। इसलिए जब आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इर्रिस्पॉन्सिबल हैं। इसका मतलब ये है कि आपका दिमाग काम को खतरे की तरह देख रहा है। अब सवाल ये है, दिमाग काम को खतरा क्यों मानता है? क्योंकि काम हैवी लगता है, एंड दिखाई नहीं देता, रिवॉर्ड दूर लगता है और डोपामिन सिस्टम इमीडिएट रिवॉर्ड को प्रायोरिटी देता है। इसलिए प्रोक्रेस्टिनेशन टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम नहीं, डोपामिन मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। पहला प्रिंसिपल जो यहां समझना जरूरी है वो है टास्क श्रिंकिंग। ब्रेन बड़े काम से डरता है लेकिन छोटे एक्शन से नहीं। जब आप कहते हैं आज पूरा चैप्टर पढ़ना है तो रेजिस्टेंस पैदा होती है, लेकिन जब आप कहते हैं सिर्फ पहला पेज पढ़ूंगा तो ब्रेन सहमत हो जाता है। एक्शन छोटा होता है लेकिन मोमेंटम बड़ा बनता है। यहीं से प्रोक्रेस्टिनेशन टूटना शुरू होती है। दूसरा प्रिंसिपल है स्टार्टिंग फ्रिक्शन को कम करना। आप काम इसलिए नहीं टालते क्योंकि काम मुश्किल है, आप इसलिए टालते हैं क्योंकि शुरुआत मुश्किल लगती है। जब शुरुआत आसान होती है तो ब्रेन आगे बढ़ने देता है। नोटबुक पहले से खुली हो, पेन रेडी हो, फाइल पहले से ओपन हो तो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस अपने आप घट जाती है। तीसरा प्रिंसिपल है आइडेंटिटी बेस्ड एक्शन। आप जैसा सोचते हैं कि आप कौन हैं, आप वैसा ही एक्ट करते हैं। अगर आपके दिमाग में एक इमेज है कि मैं प्रोक्रेस्टिनेटर हूं तो हर डिले उस बिलीफ को मजबूत करता है। लेकिन जब आप खुद को मैं वो इंसान हूं जो शुरुआत करता है कहना शुरू करते हैं तो बिहेवियर धीरे धीरे बदलता है। आइडेंटिटी चेंज ड्रामेटिक नहीं होती, ये छोटे एक्शन से बिल्ड होती है। हर बार जब आप काम शुरू करते हैं तो आप अपने ब्रेन को नया प्रूफ देते हैं और ब्रेन प्रूफ से बिलीफ बदलता है। एक और जरूरी बात समझिए, प्रोक्रेस्टिनेशन को फोर्स से खत्म नहीं किया जाता, फोर्स टेम्पररी होता है। प्रोक्रेस्टिनेशन क्लैरिटी से खत्म होती है। जब काम साफ दिखता है, जब अगला स्टेप क्लियर होता है तो दिमाग डरना बंद कर देता है। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल लेसन यही है, आप प्रोक्रेस्टिनेशन से लड़ नहीं रहे, आप उसे इररेलेवेंट बना रहे हैं। जब डोपामिन बैलेंस में होता है, जब काम छोटे होते हैं और जब आइडेंटिटी क्लियर होती है तो प्रोक्रेस्टिनेशन अपने आप कमजोर पड़ जाती है और तब एक्शन स्ट्रगल नहीं लगता, एक्शन नेचुरल लगने लगता है। अब यहां आकर एक बात बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए, आपको बदलने की जरूरत नहीं थी, आपको समझने की जरूरत थी। ज्यादातर लोग जिंदगी भर खुद से लड़ते रहते हैं, खुद को दोष देते हैं, खुद को सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि मैं जैसा बिहेव कर रहा हूं उसके पीछे सिस्टम क्या है। इस पूरी जर्नी में आपने यही देखा है, जब सिस्टम बिगड़ता है तो बिहेवियर बिगड़ता है और जब सिस्टम ठीक होता है तो बिहेवियर अपने आप अलाइन हो जाता है। आपने सीखा कि फोकस कोई टैलेंट नहीं है, विल पावर कोई गिफ्ट नहीं है, डिसिप्लिन कोई पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है, ये सब ब्रेन स्टेट्स हैं और ब्रेन स्टेट्स बदले जा सकते हैं। सबसे बड़ा बदलाव ये नहीं होता कि आप कितना काम करने लगे, सबसे बड़ा बदलाव ये होता है कि आप काम को कैसे फील करने लगे। जब डोपामिन बैलेंस में आता है तो एफर्ट भारी नहीं लगता, प्रोग्रेस बोरिंग नहीं लगती, साइलेंस अनकंफर्टेबल नहीं लगती। आप सडनली कोई अलग इंसान नहीं बनते, आप बस खुद के ज्यादा क्लियर वर्जन बन जाते हैं। अब चैलेंज की बात आती है, ये चैलेंज किसी हीरो बनने का नहीं है, ये चैलेंज किसी एक्सट्रीम डिसिप्लिन का नहीं है, ये चैलेंज सिर्फ ईमानदारी का है। अगले 7 दिन आप खुद को जज नहीं करेंगे, आप खुद को पनिश नहीं करेंगे, आप सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। आप नोटिस करेंगे कि आप बोर्डम से कैसे भागते हैं, आप नोटिस करेंगे कि आप डिस्ट्रैक्शन क्यों चुनते हैं और आप नोटिस करेंगे कि आप एफर्ट से क्या फील करते हैं। यही अवेयरनेस आपकी असली पावर बनेगी, क्योंकि जिस दिन आप अपने रिएक्शन को देख पा रहे हैं उस दिन आप उसके स्लेव नहीं रहते। एंड रिमेंबर दिस, चेंज तब टिकता है जब वो डर से नहीं समझ से आता है। अगर आपने यहां तक सुना है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप परफेक्ट बन गए हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब आप अंधे नहीं हैं और जो इंसान साफ देख सकता है वो देर सवेर सही डायरेक्शन में चल ही पड़ता है। यहीं से कोई नई जिंदगी शुरू नहीं होती, यहीं से आपकी वही जिंदगी ज्यादा कॉन्शियस हो जाती है और यही कॉन्शियसनेस फोकस, विल पावर और एक्शन की सबसे मजबूत फाउंडेशन है।